हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ-IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। तो आज से हम अपनी 11th क्लास की एनसीईआरटी की शुरुआत करने वाले हैं। जैसा कि आपको मैंने पिछली क्लास में बताया कि 9th और 10th क्लास की एनसीईआरटी जो है वो थोड़ी सी बेसिक आप मान सकते हैं, काफी बेसिक थी अपने नेचर में, अपनी प्रवृत्ति में। आज से हम 11वीं क्लास की एनसीईआरटी शुरू करेंगे जिसमें थोड़े कॉन्सेप्ट्स ज्यादा होंगे। शुरुआत में थोड़ी आसान होगी, लेकिन आगे जाके कई बार थोड़े जटिल कॉन्सेप्ट्स भी आएंगे, पर आप चिंता मत कीजिए, जटिल चीजों को मैं आसान करके आपको समझा दूंगा। ध्यान आपको यह रखना है कि पूरे फोकस के साथ देखना है, किसी भी तरह का डिस्ट्रैक्शन मत रखिएगा, कैजुअली मत देखिए इसको, बहुत ध्यान से, बहुत गंभीरता के साथ देखिए। ये जो आप अभी इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले हैं, यूपीएससी में आप जब इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो ये उसका बेसिक आधार है, आधार यहीं से निकल के आएगा। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है और कृपया नोट्स बनाइए। हालांकि जो मैं यहां स्क्रिबल करता हूं वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे भेज दूंगा, ये बात तो आप लोग जानते ही हैं, लेकिन तब भी बात को समझिए, तर्क को समझिए, पूरी बात को जो है अच्छे से आत्मसात करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अर्थव्यवस्था जो है उस विषय को समझना बहुत जरूरी है, वरना चीजें आप रटने बैठोगे तो रट नहीं पाओगे। आजकल इकोनॉमी वैसे भी इतनी डायनामिक हो गई है कि आप पहले कर लेते थे लोग, मुझे पता है, पहले लोग वही 100 चीजें 200 चीजें रट लिया करते थे, कुछ मनोरमा ईयरबुक लाकर या कुछ लाकर, उससे काम चल जाता था। लेकिन अब अगर आप यूपीएससी के पेपर्स देखेंगे तो अब आपका काम रटने से नहीं चलने वाला। ठीक है, चलिए तो 11वीं क्लास की शुरुआत करते हैं। हमने 9th और 10th क्लास में जो है 26 क्लास, 9th और 10th क्लास को पढ़ने में हमने 26 सेशन लगाए, थोड़ा हम स्लो गए। अब जो है थोड़ा सा, जरा सा स्पीड बढ़ाएंगे, वो इसलिए क्योंकि अगर उसी गति से चलेंगे तो हमें शायद 100 सेशन और लग जाएंगे, 150 सेशन और लग जाएंगे, उतने नहीं लेने हैं, तो हम थोड़ा सा गति बढ़ाएंगे। लेकिन कोई बात नहीं, तब भी एकदम बेसिक चीजें हैं, क्योंकि मैं मानता हूं कि आपका 9th और 10th क्लास को खत्म करने के बाद एक बेस बन चुका है, एक आधार बन चुका है। तो जो चीज बेस, जिनमें बेस बन चुका है उनको अब जल्दी बढ़ाएंगे, नई चीजें जहां आएंगी वहां पे स्लो ही जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी आपको दिक्कत होगी आप हमेशा पूछ सकते हैं, डाउट आपके मैं हमेशा क्लियर करूंगा। चलिए भाई, तो 2025 का हमारा आखिरी P2I बैच जो है वो अब जो है शुरू हो चुका है। आखिरी बार है ये P2I बैच 2025 के लिए, इसके बाद नहीं आएगा, केवल क्रैश कोर्स आएंगे। एजे लाइव कोड लगा के 17,999 में आप जुड़ सकते हैं। आपकी प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू तीनों की तैयारी इसमें होगी। 2026 के लिए हमारा जो ये आपका बैच है, ये 27 वाला है, 2027 आप में से कई लोगों के लिए रेलेवेंट हो सकता है। वो बैच भी अब केवल 32,999 का मिल रहा है। ये लॉन्ग टर्म बैच है। इसमें पहले क्या होगा, आपको बेसिक पढ़ाए जाएंगे और उसके बाद आपको एडवांस लेवल की तैयारी कराई जाएगी। तो एजे लाइव कोड लगाकर जुड़ जाइए। 28 तारीख से शाम को 6 बजे से बैच शुरू हो जाएगा। जुड़ जाइए, अपनी तैयारी को एक सही आकार जो है आप प्रदान कर सकते हैं। और अगर आप 2026 की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारा बैच अब केवल 26,999 रुपए में उपलब्ध है, अभी अभी शुरू हुआ है। एजे लाइव कोड लगाइए, 26,999 में जुड़ जाइए। ठीक है भाई, चलिए अब अपनी चर्चा को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपकी पाठ्य पुस्तक पर जाते हैं, पाठ्य पुस्तक से समझने की कोशिश करते हैं कि यहां पर हमें क्या करना है। चलिए, तो पहली इकाई में इसके 2 अध्याय हैं। पहली इकाई में हम क्या पढ़ेंगे, 1947 से 90। जैसे इस पुस्तक का नाम ही जो है वो भारत का आर्थिक विकास है, इस पुस्तक का नाम ही है भारत का आर्थिक विकास। तो इस पुस्तक को कई सारे खंडों में बांटा गया है। तो पहला खंड जो है उसमें हम 1947 से 1990 तक भारत का आर्थिक विकास कैसे हुआ, 1990 तक हम जहां पहुंचे, कैसे पहुंचे, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि 1990 के बाद 91 से हमारी अर्थव्यवस्था ने एक बहुत बड़ा मोड़ लिया, एक बहुत ज्यादा बड़ा परिवर्तन किया, उसके बारे में हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन 47 से 90 तक हम अभी आज जानने की कोशिश करेंगे। उसमें हमारा पहला चैप्टर जो है वो है स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था। हम पहले यह जानने की कोशिश करेंगे कि जब भारत आजाद हुआ उस समय हमारी अर्थव्यवस्था कैसी थी। भाई ऐसा तो है नहीं कि उस समय आजादी के पहले भी देश में बहुत सारे काम होते थे, देश में आर्थिक गतिविधियां होती थी। भाई जहां पर लोग रहते हैं, जहां पर लोग जीवन यापन करना चाहते हैं, उसके लिए कुछ भी आर्थिक गतिविधि करते हैं, धनार्जन करते हैं, वहां पर कुछ ना कुछ तरीके से तो आर्थिक गतिविधि चलती ही होगी। तो अब ये आर्थिक गतिविधियां जो हैं ये क्या थी, इनके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। इसको हम समझेंगे इस चैप्टर में। थोड़ा सा लंबा चैप्टर है, 2-3 क्लास में हो जाएगा मेरे ख्याल से, 3 क्लास तक लग जाएंगी इसमें, लेकिन कोई बात नहीं, अपने को क्या जल्दी है। तो खैर चलिए, तो भारत का आर्थिक विकास जो है इसमें हम सबसे पहले हम ये जानेंगे। देखिए
देश की वर्तमान अवस्था और भविष्य की संभावनाओं की चर्चा करते समय उसके आर्थिक अतीत पर ध्यान देना भी उतना ही महत्वपूर्ण होगा। अगर आप में से कोई ये कहे कि सर हम इतना पुराना क्यों पढ़ रहे हैं, आजादी के पहले भारत का आर्थिक इतिहास क्या था, भारत में अर्थव्यवस्था में किस किस प्रकार की चीजें थी, यार ये आपके जीवन को प्रभावित करता है। देखिए, अगर मैं कहूं कि भाई आज की तारीख में आप किस प्रकार के व्यक्ति हैं, वो काफी हद तक इससे गवर्न नहीं होता कि आपका बचपन कैसा गुजरा है। भाई ये बात तो हम जानते हैं कि अगर मैं आपसे कहूं कल को आप आईएएस बन जाएं, कोई आपसे आपके पूछे कि भाई आप आईएएस कैसे बने, अपने जीवन के बारे में जानकारी दीजिए, तो आप रियलाइज करेंगे, आप जीवन में पढ़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, जब आप सफल होंगे तो आप इस बात को रियलाइज करेंगे कि आप अपने जीवन में जहां तक पहुंचे, वहां तक कैसे पहुंचे, उसमें आपने कहां से शुरू किया था, उसका बहुत बड़ा हाथ होता है। कि भाई आप एक ऐसे परिवार में थे जहां पढ़ाई का बहुत अच्छा माहौल था, आपके पास तमाम तरह की सुविधाएं थी, या फिर आप एक ऐसे परिवार में थे जहां कोई सुविधा नहीं थी, जहां कोई माहौल नहीं था। और यह बात हम जानते हैं, इस बात को हम समझते हैं कि इसका बहुत बड़ा रोल होता है। मतलब कई बार बहुत सारे प्रतिभाशाली बच्चे जो होते हैं उनको क्योंकि सही माहौल नहीं मिल पाता, इसलिए वो जीवन में कुछ ज्यादा कर नहीं पाते। और कई बार ऐसे बच्चे जो बहुत ज्यादा प्रतिभाशाली नहीं भी होते, क्योंकि उनके घरों में, परिवारों में, उनके आसपास के पड़ोस में, माहौल में, आसपास जो है इस तरह का माहौल होता है। कई बार आप ये मान लीजिए आसपास के समाज में इस तरह का माहौल होता है कि भाई समाज में उस समय ऐसे लोगों की डिमांड थी जो चल गए। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ये सोशल मीडिया पे रील बनाने वाले क्रिएटर, जो आजकल यूट्यूबर, क्रिएटर, इंस्टाग्राम पे रील बनाने वाले लोग जो हैं, जो आजकल बड़े बड़े बंगले खरीद कर रहते हैं, क्या आपको ऐसा लगता है कि आज से 25 साल पहले ये लोग अपने गुजारे भर लायक भी पैसा कमा पाते? जो लोग कुछ भी रैंडम ये रील बना के डालते हैं, आजकल तो करोड़ों में कमाते हैं। तो इनका जो सामाजिक उत्थान हुआ है उसमें आजकल के समय का बहुत बड़ा योगदान है कि नहीं है? कि भाई समय ऐसा है, इस समय सोशल मीडिया आया, सोशल मीडिया पे कंटेंट की क्रांति आई, कंटेंट की क्रांति में इन लोगों ने पैसा कमा लिया। बात सही है कि नहीं है? 25 साल पहले अगर ये लोग ये काम कर रहे होते तो शायद कुछ नहीं होता, या 25 साल बाद हमको नहीं पता, क्या पता फिर सारा कंटेंट एआई बनाने लग जाए। ये बात सही है कि नहीं है? तो ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये लोग जो हैं ये ऐसे कालखंड में आए जहां पर इसकी मांग थी, तो भाई इनका करियर जो है बढ़िया चल गया। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो आप कहां से आपके देश ने, ऐसी चीज देश के बारे में भी कि आपके देश ने कहां से शुरू किया, क्या परिस्थितियां थी, वहां से आप कहां पहुंचे, इन सब चीजों का बहुत बड़ा रोल होता है। तो इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए साहब, तो भारत की अर्थव्यवस्था की आज की संरचना कोई नई नहीं है, इसका इतिहास बहुत गहरा है। ये तो हमको पता है कि भारत जो है अंग्रेजों का गुलाम था, ये बात तो हम जानते हैं। ये तो हमको पता है या नहीं पता है? इसको एक नया खोल लेते हैं, पुराने फाइल पे क्यों करें। हाँ जी, ये बात तो हम लोग जानते हैं कि भारत जो है वो अंग्रेजों के अधीन था। ये क्या है? लेक्चर 27 है। तो इस बात को तो हम जानते हैं कि भारत जो है वो अंग्रेजों का एक उपनिवेश था। और यह भी मेरे ख्याल से मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है कि अंग्रेज जो हैं उनका भारत में कोई इंटरेस्ट नहीं था। देखिए, यह फर्क है अंग्रेजों और मुगलों इत्यादि में। जैसे मुगल साम्राज्य जो थे या फिर बाकी वंश जो इसके पहले भारत में आए तो बहुत लोग बाहर से, लेकिन वो वंश भारत में रहे, कई कई पीढ़ियों तक भारत में रहे। उनका यह था कि यार हमको यहीं पर रहना है, यहीं पर बसना है, यहीं से शासन करना है। तो उन्होंने देश को आगे ले जाने का प्रयास किया। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत अच्छे से आगे लेकर गए, लेकिन कम से कम प्रयास किया। अंग्रेज जो थे बेटा, अंग्रेजों का पहले दिन से मोटिव क्लियर था, उनका लक्ष्य एकदम स्पष्ट था कि भारत जो है वो बस एक उपनिवेश है। उपनिवेश मतलब हमारा एक गुलाम देश है, हमको क्या करना है, इसके संसाधनों का दोहन करना है। हमारा बस एक लक्ष्य है कि भारत के संसाधनों का हम दोहन करेंगे। भारत के हित में क्या है, भारत का विकास कैसे होगा, भारत का भला कैसे होगा, यह सब अंग्रेजों ने कभी भी नहीं सोचा। और इसीलिए मैं बार बार अपने लेक्चर्स में भी कहता हूं कि कभी भी आपसे कोई आर्थिक समस्या, विपन्नता के बारे में प्रश्न आए तो आप उसमें हमेशा अंग्रेजों पर तो दोषारोपण कर ही सकते हो, क्योंकि उनकी नीतियां इस तरह की थी कि उन्होंने क्या सोचा कि भारत में जो वेल्थ है, भारत में जो संपदाएं हैं, उसको हम कैसे लूट कर या कैसे ऐसी आर्थिक नीतियां बना दें कि इन संपदाओं का प्रयोग हमारे हित में होने लग जाए
और जो भारतीय हैं उनका उसमें कोई वो उसका प्रयोग ना कर पाए। ये अंग्रेजों की प्राथमिक नीति थी। बिल्कुल पहले दिन से उनकी नीति एकदम स्पष्ट थी कि हमको यही करना है। तो अगर आप देखेंगे तो अंग्रेजों का एकदम क्लियर थॉट था इसमें, उनका कोई इनके दिमाग में दिक्कत नहीं थी। तो वो क्या करते थे, भारत को एक कच्चा माल प्रदायक तक ही सीमित रखना चाहते थे। ठीक है, चलिए, तो अंग्रेजी शासन की स्थापना के पहले भारत की अपनी स्वतंत्र अर्थव्यवस्था थी। जन सामान्य की आजीविका और सरकार की आय का प्रमुख स्रोत जो है वो कृषि था। लेकिन देश में अनेक प्रकार की विनिर्माण गतिविधियां भी होती थी। देखिए, उस समय ऐसे जनरली भी दुनिया में बहुत ज्यादा इंडस्ट्री नहीं थी। अंग्रेजों के आने के पहले ऑब्वियसली लोग खेती ज्यादा करते थे, लेकिन खेती के अलावा हमारे यहां सूती और रेशमी वस्त्र, धातु, बहुमूल्य मणि रत्न इत्यादि शिल्प कलाएं, ये सारी चीजें हमारे यहां बहुत बनती थी। और इसका अगर आप देखेंगे, अंग्रेजों के पहले के जो वंश भारत में रहे थे वहां पर आपको सबूत भी मिलते हैं। हजारों वर्षों से हमारे को इसके सबूत मिलते हैं कि हम लोग अपने यहां के हीरे जवाहरात, अपने यहां का वस्त्र, अपने यहां की चीजें बनाकर हम दुनिया भर के देशों में निर्यात करते थे। विदेशी संबंध भी हमारे थे, यह बात हम जानते हैं। तो अंग्रेजों के पहले भारत में ये सारी चीजें होती थी। भारत में बनी इन चीजों की विश्व के बाजारों में अच्छी सामग्री के प्रयोग और उच्च स्तर की कलात्मकता के तौर पर बड़ी प्रतिष्ठा थी। जैसे ढाका अब तो बांग्लादेश में है, उस समय भारत में ही था, क्योंकि बांग्लादेश भी भाई पाकिस्तान का हिस्सा था जो कि भारत में था। तो भाई उस समय क्या था, ढाका का जो मलमल था, बंगाल में जो कपड़ा बनता था, ढाका का जो मलमल था उसको शाही मलमल कहा जाता था, मलमल खास कहा जाता था, क्योंकि यह माना जाता था कि इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी है कि केवल राजा महाराजा टाइप के जो लोग हैं वही इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो हमने अभी क्या देखा कि भारत में अंग्रेजों से पहले हमारे यहां क्या क्या था, कृषि तो थी ही थी, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। इनफैक्ट ज्यादातर लोग कृषि ही करते थे, लेकिन इसके अलावा हमारे यहां वस्त्र, धातु, मणि उद्योग आदि जो थे हमारे, वो काफी तरक्की पर थे, वो काफी अच्छे थे और इनमें हमारी ख्याति थी, विश्व विख्यात थे। ढाका का मलमल जो था वो दुनिया भर में विश्व विख्यात था। ये कहा जाता है, हालांकि ये इसका कोई सबूत नहीं है, कि ये कहा जाता है कि ढाका का मलमल जो होता था वो इतना महीन होता था, इतना पतला कपड़ा वो लोग बनाते थे कि आप उस कपड़े को मोड़कर एक माचिस की डिबिया में रख सकते थे और आप जब उसे खोलेंगे तो उससे आप एक हाथी को ढक सकते थे। वो इतना महीन कपड़ा बनाया जाता था। अब ये सत्य है कि नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन ऐसी कहावत ढाका के मलमल के बारे में उस समय होती थी। तो ढाका में इस तरह का कपड़ा बनता था, जैसे एक एग्जांपल इन्होंने दिया है। तो भारत की ये जो कारीगरी जो है ये अपने आप में बहुत ज्यादा विश्व प्रसिद्ध थी। हम इस बात को जानते थे कि हमारी कारीगरी जो है वो वर्ल्ड क्लास है, वो दुनिया में काफी अच्छी है। दुनिया के देश भारत की इस कारीगरी में रुचि भी दिखाते थे, वो भारत से इस सामान को खरीदने का प्रयास भी करते थे, समय समय पर खरीदते भी थे। ठीक है, औपनिवेशिक शासकों ने जो आर्थिक नीतियां बनाई तो भाई उनका उद्देश्य क्या था कि वो अपने देश की तरक्की करना चाहते थे। तो उन्होंने क्या किया, अंग्रेजों की नीति क्या थी, उनकी नीति प्राथमिक तौर पे मैं आपको बताता हूं। अंग्रेजों की नीति ये थी, ये कैसे चलने लगा, हाँ, अंग्रेजों की नीति क्या थी, अंग्रेजों की नीति थी भारत को लेके दो तरह की। अंग्रेजों को ऐसा लगा कि भारत जो है, हम भारत से लेंगे कच्चा माल और ये कच्चा माल हम बनाएंगे, हम भेजेंगे इंग्लैंड। ठीक है, क्योंकि इंग्लैंड जो था, इस बात को याद रखें, इंग्लैंड में तभी क्या हुई थी, औद्योगिक क्रांति हुई थी। तो वहां पर तमाम तरह की मशीनें लग रही थी और मशीनों के आने के बाद वैसे भी जो भाई दुनिया भर का हस्तशिल्प है वो सब जो है थोड़ा बर्बाद होने की तरफ तो बढ़ ही रहा था। भाई कोई चीज जो हाथ से बनती है टाइम लगता है, महंगी होती है, कई बार उतनी अच्छी गुणवत्ता की भी नहीं होती। जो चीज मशीन से बन जाती है जल्दी बन जाती है, थोड़ी सस्ती बन जाती है, कई बार थोड़ी बेहतर बन जाती है। तो अंग्रेज क्योंकि उस समय औद्योगिक क्रांति के बीच में थे तो वह भारत को कच्चे माल के स्रोत के तौर पे उपयोग करते थे कि भारत से हम कच्चा माल लेंगे और ये कच्चा माल जो है हम इंग्लैंड में भेज देंगे बहुत सारा। वहां की फैक्ट्रियां इसको बेसिकली तैयार माल में कन्वर्ट करेंगी और बात यहीं पर खत्म नहीं होती, साइकिल पूरा होगा। उसके बाद तैयार माल जो है वो बिकेगा कहां, वो भारत में बिकेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो यह क्या हुआ कि अंग्रेज भारत से कच्चा माल लेकर जाएंगे जिसको बहुत सस्ते दरों पर लेकर जाएंगे, वहां पर अपनी मशीनों से उसका जो है वो एक तैयार माल बनाएंगे और वो तैयार माल बेचेंगे कहां, क्योंकि आबादी तो भारत में बहुत सारी थी। तो उसके लिए उनको भारत में एक बना बनाया बाजार भी मिल रहा था
कि ये एक बना बनाया बाजार है भाई, वहां अपने यहां देश में बनाएंगे मशीनों से और यहां पर महंगे दामों में बेच देंगे। तो उनको भाई किसी भी, आप आज की तारीख में भी जब आप एक कंपनी खोलते हो, लॉजिकली सोचो, है ना, एक बार के लिए देश छोड़ के थोड़ा सा इकोनॉमिक्स की तरफ सोचते हैं कि आप आज की तारीख में भी जब आप एक कंपनी खोलते हो, कोई उद्योग धंधा कोई काम शुरू करते हो, तो आपके सामने एक समस्या, बड़ी समस्या ये होती है ना यार, कि मैं जो उत्पाद बनाऊंगा वो बेचूंगा कहां, है ना, उसे कौन खरीदेगा, उसके लिए मैं ग्राहक कहां से ढूंढूंगा। अंग्रेजों का कच्चा माल तो यहां से सोर्स हो ही रहा था, ये तो उनका लक्ष्य था ही था। उनको यह भी लगा भैया बना बनाया बाजार है, इतने लोग रहते हैं भारत में, तो यहां पर हम अपना माल बेच देंगे, बिक जाएगा यार भाई। चलो बहुत महंगा वाला नहीं बिकेगा, भारत में गरीबी भी अगर थी तो भी यार कुछ तो माल बिकेगा, हर व्यक्ति कुछ ना कुछ तो खरीदेगा, हर व्यक्ति कुछ ना कुछ खरीदता रहेगा, तो हमारी कंपनियां चलती रहेंगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो नीति थी, ये अंग्रेजों की भारत को लेके आर्थिक नीति का आधार था। अंग्रेजों को के दिमाग में भारत को लेकर यही आर्थिक नीति थी, यही वो भारत के साथ करना चाहते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हां जी, तो स्वाभाविक था कि अब स्वाभाविक है कि आप जब आप ये करोगे तो आपने भारत की, जब आपको इंटरेस्ट ही नहीं है कि इस देश में कुछ हो भी रहा है कि नहीं हो रहा, इस देश में माफ कीजिएगा, इस देश के लोगों का कुछ भला हो भी रहा है कि नहीं हो रहा, तो इस देश की जो राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय है वो कितनी है, उसका आकलन तो आप करोगे नहीं भाई। उनका आकलन आप तभी करते हो ना भाई, कोई भी सरकार जो है वो अपने देश के नागरिकों की राष्ट्रीय आय कितनी है, प्रति व्यक्ति आय कितनी है, उसका आकलन कब करती है? जब सरकार को चिंता होती है कि भैया कम होगी तो कैसे बढ़ाई जाए, क्या योजनाएं बनाए कि बढ़े। बात सही है कि नहीं है? अब जो आपको फिक्र ही नहीं है कि यार ये तो जो होता है हो जाए, हमें क्या, तो ऐसे में आप आकलन करोगे क्या? और दूसरा यह भी है कि यार उस समय आकलन करना उतना सरल होता भी नहीं था। भारत जैसे देश में जहां इतने तरह की आर्थिक गतिविधियां इतने दूर दराज के क्षेत्रों में होती है, बड़ा देश है, तो ऐसे में क्या था, अंग्रेजों ने कभी इसका कोई ज्यादा मेहनत नहीं करी इस चीज पर कि भाई, इसीलिए हमारे पास अंग्रेजों के जमाने के बहुत डेटा है नहीं। अंग्रेजों के जमाने का जो डेटा जो है वो अनुमानित डेटा है, हमारे पास कोई खास डेटा नहीं है कि उस समय हमारा जीडीपी कितना था, हमारी प्रति व्यक्ति आय कितनी थी, हमारी राष्ट्रीय आय क्या थी, हम कुछ नहीं जानते उस समय के बारे में। कई सारे लोगों ने जो है उसको नापने की कोशिश करी है, जैसे दादा भाई नौरोजी हो गए, विलियम डिग्बी हो गए, ये नाम जो है आप लिख लीजिएगा, दादा भाई नौरोजी, विलियम डिग्बी, फिंडले शिराज, वीके आरवी राय, आरसी देसाई, इन लोगों ने जो है इसका अनुमान लगाने की कोशिश करी, लेकिन जैसा कि इन सब में अलग अलग अनुमान निकल के आए, क्योंकि कोई डेटा है ही नहीं, आप अनुमान ही लगा सकते हो ना। लेकिन तब भी जैसे वीके आरवी राव साहब जो हैं, उनका अनुमान काफी चर्चित रहा, तो कुल मिला के तब भी ये बात सब सहमत हैं कि 20वीं सदी का जो पूर्वार्ध था, यानी कि 1950 के पहले, भारत की राष्ट्रीय आय की समृद्धि दर जो है वो 2% से कम थी। ठीक है, तो हम क्या जानते हैं, भारत की राष्ट्रीय आय की जो वृद्धि दर थी ये 2% से कम थी। 2%, सोचिए इतने छोटे से अर्थव्यवस्था में 2% से कम। और अगर हम प्रति व्यक्ति आय की बात करें, क्योंकि आबादी तो तेजी से बढ़ रही थी, तो प्रति व्यक्ति की आय की बात करें तो वो 0.5% के आसपास से बढ़ रही थी। ये बात समझ में आई? तो 0.5% के आसपास जो है वो हमारा मात्र जो है प्रति व्यक्ति उत्पाद वृद्धि दर थी या प्रति व्यक्ति आय वृद्धि दर थी। वहीं दूसरी ओर हमारे जीडीपी की जो वृद्धि दर थी वो 2% से ज्यादा नहीं थी। तो ये हम जानते हैं, कई सारे विद्वानों ने भाई इसका आकलन करने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ खास आकलन हुआ नहीं, क्योंकि डेटा कभी था ही नहीं। ये बात क्लियर है? अब देखिए इसको, अब आते हैं हम कृषि के ऊपर। तो भारत एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था था अंग्रेजों के जमाने में, यह बात हम जानते हैं। 85% जनसंख्या जो कि गांव में बसी थी वो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कृषि पर ही आधारित थी। लेकिन कृषि पर भी अगर आप बर्नियर का एक डिस्क्रिप्शन देखेंगे, 17वीं सदी में एक फ्रेंच यात्री था बर्नियर। ये बर्नियर नाम का यात्री एक भारत आया था। बर्नियर एक फ्रेंच यात्री था, 17वीं सदी में भारत आया था, और उसने भारत की कृषि को कैसे डिस्क्राइब किया था यह जानने की जरूरत है। उसके बाद हम देखेंगे कि अंग्रेजों ने हमारी कृषि के साथ क्या किया। ठीक है, ऐसा नहीं कि किसान हमेशा गरीब ही होता था, ऐसा नहीं है। देखिए बर्नियर ने क्या लिखा है, बर्नियर क्या लिखता है, एक पढ़ लेते हैं।
बर्नियर ने अपने तत्कालीन बंगाल का वर्णन कैसे किया है? अपने 2 बार के भ्रमण के दौरान बंगाल के विषय में संग्रहित जानकारी के आधार पर मैं कह सकता हूं कि यह क्षेत्र मिस्र देश से कहीं अधिक समृद्ध है। यहां से सूती, रेशम, वस्त्र, चावल, शक्कर, मक्खन का प्रचुर मात्रा में निर्यात होता है। अपने आंतरिक उपभोग के लिए भी गेहूं, सब्जी, अनाज, मुर्गे, बत्तख इत्यादि का भरपूर उत्पादन होता है। सुअरों के बड़े झुंड, भेड़ बकरियों के बड़े झुंड भी विद्यमान हैं। मछलियां भी प्रचुरता में उपलब्ध हैं। राजमहल से लेकर समुद्र तक अतीत में परिवहन तथा सिंचाई के लिए गंगा से काटकर बनाई गई नहरों का जाल सा बिछा हुआ है। तो ये सुन के क्या लगता है? ये सुनकर हमको क्या लगता है कि भाई बर्नियर ने क्या कहा, उसकी आंखें फटी रह गई। बर्नियर ने क्या लिखा कि भाई कृषि जो है वो कितनी समृद्ध थी। बंगाल की यात्रा में उसने लिखा आपका कृषि जो है, आपका पशुपालन जो है, आपकी सिंचाई की जो पूरी व्यवस्थाएं हैं, ये सारी समृद्ध हैं कि नहीं है? ये बर्नियर ने लिखा है, ये मैं नहीं कह रहा हूं। ये बर्नियर 17वीं सदी का यात्री था। वो बंगाल गया 2 बार और बंगाल की यात्रा के आधार पर लिख के आया कि यार वहां पर तो बहुत कुछ है ना, तो बाकी देशों की तुलना में कहीं ज्यादा समृद्धि दिखती है मेरे को यहां की कृषि में। यह स्थिति थी हमारी कृषि की जब बर्नियर आया था 17वीं सदी में। फिर हमारे यहां आ गया अंग्रेजों का राज और फिर तो आप जानते होंगे हमारी कृषि के साथ क्या हुआ। तो यह हमारा अंग्रेजों के पहले, अगर मैं आपसे कहूं कि प्री ब्रिटिश, अंग्रेजों के पहले हमारी कृषि की स्थिति क्या थी, तो वो ये थी। उसके लिए हमेशा बर्नियर को फाइट कीजिएगा। एनसीईआरटी में लिखा है, एकदम स्टैंडर्ड है, बर्नियर को ही लिख के आइएगा उसमें, ठीक है। अब लेकिन उसके बाद अगर आप देखें इसके अलावा एक बड़ी जनसंख्या का व्यवसाय होने के बाद भी कृषि क्षेत्र में गतिहीन विकास की प्रतिक्रिया चलती ही रही और कई बार उसमें अप्रत्याशित ह्रास या गिरावट अनुभव की गई। क्या हुआ? कृषि अधीन क्षेत्र के प्रसार के कारण कुल उत्पादन में वृद्धि हुई, लेकिन कृषि उत्पादकता जो है उसमें कमी आती रही। इसकी गतिहीनता का मुख्य कारण औपनिवेशिक शासन द्वारा लागू की गई भू व्यवस्था की प्रणालियों को माना। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ, जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने क्या किया, हमारी कृषि में उन्होंने ला दी गतिहीनता। गतिहीनता मतलब जो जहां था वो वहीं रुक गया। अंग्रेजी में इसको कहते हैं स्टैंड स्टिल, कि हम जहां पर थे हम वहीं पर रुक गए और कई बार तो हमारे यहां गिरावट भी आई। अब यहां पर यह भी कहते हैं कि उत्पादकता गिरी। याद रखिएगा, कुल उत्पादन जो है हो सकता है बढ़ गया हो, लेकिन उत्पादकता गिरी। उत्पादकता मतलब प्रति हेक्टेयर जमीन आप कितनी फसल उगाते हैं उसमें निश्चित तौर पर गिरावट हुई, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि अंग्रेजों ने क्या किया भाई, आपके यहां पहले मान लीजिए जो 1 स्क्वायर किलोमीटर पे खेती होती थी, अब वो 2 स्क्वायर किलोमीटर पे होने लगी, तो कुल उत्पादन तो बढ़ जाएगा, लेकिन प्रति स्क्वायर किलोमीटर जितना आपके यहां उत्पादन हो रहा है उस मात्रा में कमी आई। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अंग्रेजों ने उनकी जो भू राजस्व व्यवस्था थी, अंग्रेजों की जो भू राजस्व व्यवस्था थी वो कैसी थी, वो बहुत ज्यादा पीड़ित करने वाली थी, वो पीड़ादायक थी। उसमें उत्पीड़न निहित था, उसमें किसान का जो उत्पीड़न है वो निहित था। क्योंकि मैंने आपको जैसा पहले बताया, अंग्रेजों की हर नीति पे आप इस बैकग्राउंड को समझिए। जनता का भला उनके दिमाग में था ही नहीं ना भाई, उनके दिमाग में था ही नहीं कि यहां पर कृषि है, इसको सुधारते हैं, चलो उत्पादकता बढ़ाते हैं। उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता। उन्हें क्या चाहिए था, कृषि से अंग्रेजों को क्या चाहिए था, उन्हें चाहिए था, हमको चाहिए पर्याप्त टैक्स, हमको चाहिए पर्याप्त कर, हमको चाहिए भाई कृषि से हमको बहुत सारा कर मिले, हमको चाहिए कि हमें सही कच्चा माल मिले। तो कई बार अंग्रेज क्या करते थे, किसानों को बोलते थे कि यार तुम वो मत उगाओ जो तुम उगा सकते हो, जो हम कहेंगे वो उगाओगे। तो कई बार अंग्रेज जो है किसानों को बताते थे कि उनको क्या उगाना है, जबकि ऐसा कोई बाजार का विकास तो हुआ नहीं था, किसान जानता ही नहीं था कि ये माल उगा के मैं बेचूंगा कहां, लेकिन तब भी अंग्रेजों का आदेश था तो उगाना पड़ता था। इसके अलावा उसको जो है अंग्रेजों को चाहिए था पर्याप्त कर, उसके लिए उन्होंने क्या किया, जो बिचौलिए थे, बिचौलिए कौन थे, जिनको हम जमींदार कहते हैं, ये जमींदार लोगों के हाथ में अंग्रेजों ने अत्यधिक शक्ति दे दी। और ये अत्यधिक शक्ति के कारण इनको क्या कहा गया, हमें नहीं पता भाई आपको क्या करना है क्या नहीं करना, हमको इतना पता है कि हमको इतना टैक्स चाहिए। अब जमींदार को टैक्स जमा करना है
तो जमींदार जो है उसके लिए किसानों पर जबरदस्त अत्याचार करता था। तो ये हम इसकी कहानियां तो हमने बहुत पढ़ी हैं, इतिहास में भी पढ़ी हैं, हमने फिल्मों में भी देखी है, कहानियों में भी सुना है। तो ये सारी चीजें जो हैं ये अंग्रेजों ने करी, जिसके जरिए भारत का कृषक जो है वो परेशान हो गया और कृषि की उत्पादकता निश्चित तौर पर गिरने लगी। तो कृषि की नितांत दुर्दशा और सामाजिक तनाव जो है वो झेलने को बाध्यता हमको देखने पड़ी। राजस्व व्यवस्था की शर्तों का भी जमींदारों के इस व्यवहार के विकास में बहुत बड़ा योगदान रहा है। देखिए जमींदार भी क्या करता, मैं ये नहीं कह रहा कि वो बहुत अच्छे लोग थे और बहुत महान लोग थे, नहीं, वो जनरली भी यार मतलब ठीक है, वो आप किसी के ऊपर किसी का उत्पीड़न कर रहे हो, किसी पर अत्याचार कर रहे हो, वो वैसे भी खराब आचरण है। लेकिन तब भी जमींदार के पास भी ज्यादा विकल्प नहीं थे। अंग्रेजों ने उनको इस तरह के टारगेट दिए हुए थे कि आपको इतना कर तो लाकर देना ही है। तो वो कर जमा करने के लिए जमींदारों के पास भी और कोई ज्यादा विकल्प बचते नहीं थे। ठीक है, इसके अलावा भाई कृषि में अंग्रेजों ने कोई निवेश नहीं किया। भाई तमाम तरह की नई मशीनें उस समय बननी शुरू हो गई थी, कोई निवेश नहीं किया, कोई तकनीक नहीं लाई, कोई जो है नई चीज नहीं लेकर आए अंग्रेज। तो इसके कारण क्या हुआ, हमारी कृषि व्यवस्था जो है वो चरमराने लग गई। ये बात एकदम क्लियर है, हमारी अर्थव्यवस्था में कृषि का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। ये बात भी आपको मैंने बताया कि भाई किसानों की दुर्दशा को बढ़ाने में, देखिए अच्छा उर्वरकों का हमारे यहां कुछ तकनीक नहीं आई, उर्वरक का उत्पादन भारत में कैसे किया जाए, उर्वरक का प्रयोग कैसे बढ़ाया जाए, किसान को कैसे बताया जाए कि कौन सी उर्वरक प्रयोग की जाए, ये भी किसानों को नहीं बताया गया। इसके अलावा जो आखिरी बिंदु है इसमें कृषि में, जो आपको मैंने पहले ही बताया, वो क्या है कि कृषि का व्यवसायीकरण किया गया। कृषि का व्यवसायीकरण से क्या मतलब है, किसान को बोला गया कि तू जो अनाज है, अनाज मत उगा भाई, तू कुछ व्यावसायिक फसलें उगा। अब देखिए होता क्या है, अब आप कहेंगे सर इसमें तो कोई बुराई नहीं है, ये तो अच्छी बात हो सकती है। ये अच्छी बात तब हो सकती है जब उस किसान को पता हो कि ये व्यावसायिक फसलें वो बेचेगा कहां। मान लीजिए आपने किसान को बोला कि तुम एक काम करो, गेहूं चावल मत उगाओ, तुम एक काम करो, ये कैश क्रॉप जिन्हें हम बोलते हैं ना, नकदी फसलें जिन्हें बोलते हैं, ये उगाओ, या फिर तुम जो है जूट उगाओ, या फिर तुम जो है रबड़ उगाओ। आपने एक किसान को बोल दिया। अब बोलना मतलब जबरदस्ती बोला, ऐसा नहीं कि रिक्वेस्ट किया किसान से, जबरदस्ती है भैया, अंग्रेजों ने बोला है उगाना पड़ेगा। अब आपने किसान से उगवा लिया। अब प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि भारत के अंदर और तो कोई इसका बाजार है नहीं, उसको पता ही नहीं कहां बेचना है, तो उसके पास बेचने के विकल्प एकदम खत्म है। बेचने का कोई विकल्प ही नहीं है। अपनी फसल को वो कहां बेचेगा, उसके पास सिर्फ एक विकल्प है, अंग्रेज। तो अंग्रेज जो दाम देंगे उसको लेना पड़ेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई भाई? अगर आप वास्तविकता में किसानों के भले की सोचते और आपने उसके कारण भी ये कहा होता कि चलो यार तुम नकदी फसलें उगाओ, तो आप उसको ये ऑफर देते ना कि यार तू कहीं और बेच ले, जहां तेरे को अच्छा दाम मिले वहां बेच ले। ये ऑफर नहीं दिया आपने। तो इसको ऐसा मत सोचिएगा कि अंग्रेजों ने कोई किसान की उत्पादकता बढ़ाने के लिए ऐसा कुछ किया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो निश्चित तौर पर माफ कीजिएगा, उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसको बस एक ही जगह बेच सकते थे, वो थे अंग्रेजों को। और आखिरकार इनका उपयोग कहां हुआ? इनका उपयोग जैसा कि आप जानते हैं, इन सबका उपयोग कहां हुआ? इंग्लैंड के कारखानों में उपयोग किया गया। एक ही उपयोग था इनका, एक ही कारण से यह सब किया जा रहा था कि इसका उपयोग जो है वो इंग्लैंड के कारखानों में किया जाए। और कोई लक्ष्य नहीं था भारत के किसान को लेकर, अंग्रेजों को कोई फिक्र नहीं थी, कोई उनको इस बात की चिंता नहीं थी, कोई उनको ऐसा नहीं लगा था कि भारत के किसान की दशा को सुधारें या उसमें कुछ परिवर्तन करें। ऐसा उन्होंने जो है कोई ऐसा प्रयास उन्होंने नहीं किया। ठीक है, यह बात क्लियर है। तो अब क्या हुआ? सिंचाई व्यवस्था में कुछ सुधार के बावजूद बाढ़ नियंत्रण, भूमि की उपजाऊ शक्ति में भारत पिछड़ा हुआ था। एक किसानों के छोटे से वर्ग ने अपने फसल पैटर्न को परिवर्तित करके इनको उगाना प्रारंभ कर दिया, और बाकी जो है कोई तकनीक नहीं थी, कोई प्रेरणा नहीं थी, तो कोई किसी प्रकार की सुविधाओं का विकास जो है वो अंग्रेजों ने किया नहीं। ठीक है, चलिए तो आज यहीं पर रुकते हैं। अंग्रेजों की जो पृष्ठभूमि थी वो हमने आपको बतानी शुरू करी है। औद्योगिक क्षेत्रक है, अगले 2-4 मिनट में हो नहीं पाएगा, तो अगले बार से शुरू करेंगे। अगली क्लास में हम इसको यहीं से आगे बढ़ाएंगे। अभी के लिए इतना ही, यहीं पर रुकते हैं। पहली ही क्लास है 11वीं क्लास की
तो अब जो है आपको जल्दी से बता देता हूं, 2026 में अगर आपको एग्जाम देना है तो हमारा P2I बैच जो है वो अभी अभी शुरू हुआ है। याद रखिएगा, AJ लाइव कोड लगा के 26,999 रुपए में आप इससे जुड़ सकते हैं। ये आपको 2026 के प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सबकी तैयारी कराएगा। इससे जुड़ जाइए, अपनी तैयारी को सही आकार प्रदान कीजिए। 2027 में अगर एग्जाम देने वाले हैं तो भाई भारी सेल लगी है, 32,999 में आपको लॉन्ग टर्म बैच मिल रहा है, जो कि आपका भाई जिसमें आपको पहले बेसिक पढ़ाए जाएंगे, फिर जो है आपको एडवांस लेवल पढ़ाया जाएगा। AJ लाइव कोड लगाकर जुड़ जाइए 32,999 में। और अगर आप अभी 2025 में ही परीक्षा देने वाले हैं तो 2025 का आखिरी बैच है, उसकी भी कक्षाएं भी अभी प्रारंभ हुई हैं। AJ लाइव कोड लगा के आप 17,999 में जुड़ सकते हैं। तो जो भी बैच आपको सूटेबल लगे उससे जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को सही आकार प्रदान कीजिए। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।